नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट नंबर 10 है और इसके पहले 9 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो होपफुली सभी लोगों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, और नहीं किया होगा तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पर ये टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये लगभग से रेगुलर बेसिस पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो लॉकडाउन का माहौल है, सभी लोगों को पता है, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, तो बहुत आसानी से घर पर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं नेक्सस जीएस के साथ, जो कि 2015 से रनिंग है और 2015 से ऑनलाइन कोचिंग ये चलाई जा रही है। लगातार बहुत सारे फाइनल सिलेक्शन भी हुए हैं, लेकिन जो आयोग में सिलेक्शन हुआ है वो आपका 2 फाइनल सिलेक्शन लास्ट ईयर हुए हैं 2017 बैच में। अभी रिसेंट में समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया, जिसमें से हमारे यहाँ से 2 फाइनल सिलेक्शन है। तो घर बैठकर बहुत आसानी से इस परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो इसका आंसर देना है आपको कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शंस 4 हैं, हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध और कनिष्क। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो पता होगा होपफुली, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है एशियंट हिस्ट्री में। तो अशोक के सारनाथ स्थित जो स्तंभ लेख है उसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक माना गया है। और इस स्तंभ लेख में एक चक्र जिसमें 32 तीलियां हैं, इसमें आपका 4 सिंहों को भी दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा, मतलब अशोक सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश जिले में स्थित है और 1958 में विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था इसको। भीमबेटका से लगभग 500 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें चित्रों का अंकन है, और ये आपका चित्र जो है विभिन्न कालों से रिलेटेड है। सेकंड का बी ऑप्शन सही होगा। थर्ड पे आ जाते हैं, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगातार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता रहा है। तो मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम जो आक्रमण हुआ वो करीब 1175 में हुआ और मुल्तान में हुआ था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको मार्क कर लीजिएगा, और जो आ रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन इस टाइम मतलब 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और घुमा घुमा के पूछा गया है। तो वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। बैल, भेड़, गाय और हाथी। होपफुली सभी को आंसर पता होगा। वैदिक काल में गायों को अघन्या माना जाता है। गाय की हत्या करने वाले या फिर उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाले जाने की व्यवस्था का विद्यमान भी है। तो कुछ साल पहले, आपका कुछ साल का मतलब है 1-2 साल पहले, गुजरात सरकार ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया था कि अगर गो हत्या होती है तो फांसी तक की सज़ा के बारे में बात की जा सकती है। बाद में वो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया था, तो चर्चा में आया था, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को लास्ट ईयर मतलब 2019 में 150 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए 6 जुलाई 1944 की बात है। सुभाष चंद्र बोस साहब ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, जबकि महात्मा की जो उपाधि है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने चंपारण आंदोलन के कुशल नेतृत्व से अभिभूत होकर विभूषित किया था इनको। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस साहब ने, और महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो जमाली था। उनका दामाद और भांजा दोनों ही था। इनका पुत्री जो थी प्रियदर्शनी थी, और उनका ही विवाह हुआ था जमाली के साथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। एक एवं भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट है, मतलब ऑप्शन होपफुली समझ में आ गया होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं।
तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कौची के मैदानों में प्रवाहित होने वाली बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहीं पे आपका नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मेहरगढ़ वाला सही होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो इसके बारे में अगर बात करें तो धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किया। इसने नालंदा का पुनरुद्धार किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर विहार की स्थापना जो है धर्मपाल ने ही की थी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी पुस्तक एंड्रोस्टिक कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर और W.H. थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? 9, 10, 11, 12 ऑप्शन होगा होपफुली। हाँ, यही ऑप्शन है 11, 12। तो अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत फेमस है ये जे स्पेंसर और W.L. थॉमस के बारे में। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में कुल 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से रिलेटेड थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कोली वंश? तो जिसने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बुद्ध साहब का बारे में, तो गौतम बुद्ध साहब का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध साहब की जो माँ थी महामाया, वो रामाग्राम के कोली गणराज्य की कन्या थी और देवदा गढ़ के राजा अंजन की पुत्री थी। इनके पिता जो थे सुद्धोधन थे और ये आपका कपिल वस्तु के साक गणराज्य के प्रधान थे। तो कोलीय थी, कोलीय वंश की कन्या थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिंपल है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और होपफुली सभी को आता होगा। ए सही होगा, मतलब अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए, रजमनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो आका मुगल बादशाह के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रजमनामा से किया है। रजमनामा जो है पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी या हस्ताक्षरित हुई थी? अगर इसके बारे में बात करें तो जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा था। उसने चित्तौड़ विजय के लिए एक विशाल सेना शाहजहां परवेज के नेतृत्व में भेजी, पर इसका कोई निर्णय नहीं निकला। 1615 में चित्तौड़ की संधि जो है चित्तौड़ के राजा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 4 नाम है, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। अगर इसके बारे में बात करें तो लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की जो बेगम थी हजरत महल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने अपना जीवन खोया था, जबकि जनरल जॉन निकलसन ने दिल्ली में अपना जीवन खोया था। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आपको, कौन सा सही होगा? 2, 3, 4, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत का चंबल घाटी क्षेत्र जो है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल तथा अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन तथा बाढ़ों के कारण लगभग अनुपजाऊ हो गई हैं। मृदा अपरदन की प्रक्रिया में ऊपरी जो सतह है टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है वो आपका 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया। इसके संस्थापक जो थे चंद्रशेखर आज़ाद थे और इसके सक्रिय सदस्य थे भगवती चरण, विजय कुमार, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव आदि। इसका उद्देश्य जो है वो क्रांतिकारी कार्यवाहियों द्वारा भारत के समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करने का था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है?
तो यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि में किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, और यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। महत्वपूर्ण यह है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य जो है वो करीब 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहरादेव का जो कलावती है वो करीब 8000 से 9000 ईसा पूर्व के आसपास है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग से आते रहते हैं। पता ही होगा कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पे। तो गदर पार्टी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को मतलब यूएसए में हुई थी, और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसका जो उद्देश्य है वो आपका अंग्रेजी साम्राज्य को गदर द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना था। वास्तव में इस पार्टी के जो संस्थापक थे सरदार मोहन सिंह भाखना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। जिया तरंग आंदोलन जो है रानी गाइडिलू द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये नागालैंड की रानी है और क्रांतिकारी नेत्री के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर ना देने का आंदोलन चलाया था, और इनको असम राइफल्स की चौकी पर हमला करने के कारण 1932 में गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिया तरंग आंदोलन के बारे में काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये था टेस्ट नंबर 20, और जैसा कि मैंने बताया है कि घर बैठे बहुत ईजिली आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अगर आपको नेक्सस जीएस के साथ तैयारी करनी है, नेक्सस जीएस के साथ घर बैठकर तैयारी करनी है आसानी के साथ, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 7080540001 है, और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए जो आपका समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस 2020 के लिए है, डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना होगा। उस पर आपको क्लास रिलेटेड और इस बैच से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। कितने क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। बैच जो है वो आपका 18 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अभी लेट आप नहीं हुए हैं, बहुत ईजिली इस बैच को आप कवर कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाइए, जब घर में बैठकर आप बहुत आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा ही लॉकडाउन रहता है, वो अपनी तैयारी में बहुत व्यस्त रहते हैं और इस मौके को अच्छे से भुना रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद आयोग भी अपने तेज़ी से अपने कामों में लग जाएगा। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी ही है। ऐसा है नहीं कि पढ़ाई आप नहीं करोगे, पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम का यूटिलाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, घर पे आराम से बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं, घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो जो टॉपिक आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, उन टॉपिक्स को अभी तैयार कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये हमसे थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, और बहुत आसान है परीक्षा 2000 आपका जो यूपी पीसीएस है और समीक्षा अधिकारी है, बहुत आसान बोल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसको बना कर रखते हैं। तो आसानी से इस परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड सेटअप ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और जो एग्जामिनर को जो चाहिए वो आपके पास है, मतलब क्या पूछा जा सकता है अगर आपको ये पता हो, और वो पता कैसे चलेगा, जितनी भी चीज़ें करंट से रिलेटेड हो रही हैं तो सारी की सारी नई चीज़ें पढ़नी होती। जैसे कोई एक बुक मैं बता देता हूँ कि हाँ ये बुक आपको पढ़नी है, लेकिन वो बुक पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे आपको कम फोकस की आवश्यकता होती है। तो इसी टाइप से आपका ये एग्जामिनेशन है, ज़्यादा और कम, कौन सा टॉपिक आपको अधिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको कम पढ़ना है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वो नेक्सस की तरफ से बताया जाता है कि रिवीजन प्लस अपडेशन, जितना अधिक आप रिवीजन करोगे, जितना आप रिवाइज करते जाओगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और रिवीजन के बाद अपडेशन का नंबर आता है। हर एक सब्जेक्ट आपका अपडेट होता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट। इकोनॉमी तो पूरे का पूरा अपडेशन पे ही बेस्ड है।
तो इस सारे के सब्जेक्ट्स जो हैं वो लगातार अपडेट होते रहते हैं, और इन अपडेशंस को आपको फॉलो करना है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, लिमिटेड पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पढ़ना है। इसीलिए हमेशा लिखा जाता है नेक्सस जीएस के हर एक जो आपका यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे प्रोवाइड किया जाता है उसमें लिखा रहता है नीचे, पढ़िए वही जो परीक्षा में है। तो आपको वही पढ़ना है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, फिलहाल यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 10 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।